एक आदमी है जिसको रेप केस का दोषी ठहराया गया, 20 साल की सजा भी हुई, 2 मर्डर केसेस में कन्विक्टेड भी हुआ। इतना सब होने के बाद उसे जेल तो हुई, पर जेल से 16 बार अब तक वो बाहर आ चुका है। और सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये लीगल है या इलीगल, सबसे बड़ा सवाल इसकी टाइमिंग्स है कि ये किन किन टाइमिंग्स पे पैरोल पे या फरलो पे जेल से बाहर आया है। 25 अगस्त 2017 पंचकुला की सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने गुरमीत राम रहीम सिंह को गिल्टी डिक्लेयर किया 2 महिला शिष्याओं के केस में, 20 साल की सजा भी हुई। उसके बाद 2019 में रामचंद्र छत्रपति की हत्या में कन्विक्टेड हुआ। 2019 के बाद 2021 में पूर्व डेरा मैनेजर रंजीत सिंह की हत्या में भी ये कन्विक्टेड हुआ। अब तक इसके ऊपर 3 बड़े केसेस थे, 3 कन्विक्शंस थे। लोग सोच रहे थे कि इस व्यक्ति को 20 साल की सजा हुई है, अब तो ये रोहतक की सुनारिया जेल में कम से कम 20 साल तक बंद रहेगा। लेकिन कहानी यहाँ से ट्विस्ट लेती है। अब आप अपने स्क्रीन पर कुछ नंबर्स देख रहे हैं। ये नंबर्स मैंने हवा में नहीं बोले हैं, ये रिपब्लिक वर्ल्ड, द वीक और न्यूज लॉन्ड्री की वेरीफाइड रिपोर्टिंग से लिए गए हैं। इस चार्ट में सारी डिटेल्स हैं, डेट, ड्यूरेशन, नियर बाय इलेक्शंस, फरलो या फिर पैरोल। आप इसको पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं कितने दिन इस व्यक्ति को किस इलेक्शन के दौरान पैरोल मिली है या फिर फरलो मिली है। पूरे 16 बार ये व्यक्ति अब तक जेल से बाहर आ चुका है और 16 बार में टोटल 435 से ज्यादा दिन ये जेल से बाहर रहा है। मतलब ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज्यादा ये व्यक्ति जेल से बाहर रह चुका है। अब आप एक चीज नोटिस करना, पंजाब में 20 फरवरी 2022 से इलेक्शंस थे और उसी टाइम पे गुरमीत राम रहीम को 7 फरवरी से पैरोल मिल जाती है, वो भी महज 13 दिन पहले। इलेक्शन से 13 दिन पहले गुरमीत राम रहीम सिंह को पैरोल मिल जाती है। इसके बाद 25 नवंबर 2023 से राजस्थान में इलेक्शंस थे और उसी टाइम पे गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिल जाती है। 21 नवंबर को उसको पैरोल मिलती है, इलेक्शन से 4 दिन पहले। क्या गजब की टाइमिंग है। उसके बाद टाइम आता है जनवरी 2024। 19 जनवरी 2024 को गुरमीत राम रहीम को 50 दिन की पैरोल मिलती है, इलेक्शन से थोड़े ही टाइम पहले। गजब की टाइमिंग। टाइम आता है 5 अक्टूबर 2024, हरियाणा में इलेक्शंस हैं और गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलती है 1 अक्टूबर से, महज 4 दिन पहले। व्हाट अ कोइंसिडेंस। 5 फरवरी 2025 से दिल्ली में इलेक्शंस थे और गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिलती है 28 जनवरी को। व्हाट अ कोइंसिडेंस। और ये व्यक्ति यही नहीं रुकता है, इसने टोटल 16 बार पैरोल या फरलो ली है। जितने भी टाइम, जितने भी ड्यूरेशन के लिए इसको फरलो मिली है, जिस डेट पे मिली है, किस इलेक्शन के नियर बाय मिली है, ये सारी लिस्ट आपके सामने है। ट्रिब्यून इंडिया की एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन ने रिपोर्ट किया है गुरमीत राम रहीम की जो भी पैरोल और फरलो की टाइमिंग्स है वो 2022 से 2025 तक जितने भी इलेक्शंस हुए उनके साथ ओवरलैप करती हुई आ रही है। इतने सारे कोइंसिडेंसेस के बाद तो आपको समझ आ ही गया होगा कि गुरमीत राम रहीम को इतनी जल्दी, इतने लंबे टाइम के लिए फरलो और पैरोल कैसे मिल जा रही है। अब हम थोड़ा पॉलिटिकल मैथ के बारे में बात कर लेते हैं और ये भी समझेंगे कि ये पॉलिटिकल मैथ जरूरी क्यों है, आखिर इतना हल्ला है क्यों। डेरा सच्चा सौदा जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इसको स्पिरिचुअली हम देखते हैं तो ये बड़ी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर हम इसको पॉलिटिकली देखते हैं तो ये हमारी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ एक वोट बैंक है। अब धीरे धीरे इस चीज को समझते हैं कि ये वोट बैंक मैंने बताया ही क्यों है। पहली बात आती है फॉलोवर्स की ताकत। डेरा का अपना क्लेम है कि उनके पूरे ऑल ओवर इंडिया में 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोवर्स हैं, मतलब 6 करोड़ से ज्यादा वोट। और इन 6 करोड़ फॉलोवर्स में से अकेले पंजाब में 40 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और हरियाणा में ये एस्टिमेट 35 लाख तक पहुंचता है। और इतने लोग कलेक्टिवली एक मैसेज आते ही एक पार्टी को वोट करेंगे तो उस पार्टी का जीतना और हारना इन लोगों के हाथ में ही है। तो ये सबसे बड़ी ताकत है गुरमीत राम रहीम सिंह भगवान की, कि उनके पास एक तगड़ा वोट बैंक अभी भी है। लोग अभी भी उसको पूछते हैं, उसको भगवान मानते हैं। दूसरी बात यह है कि कितने सीट्स पर इन लोगों का इन्फ्लुएंस है। चंडीगढ़ के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन की फील्ड बेस्ड स्टडी के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा का सीधा इन्फ्लुएंस पंजाब की 27 असेंबलीज में डॉक्यूमेंटेड है। द वायर की रिपोर्टिंग में पॉलिटिकल एनालिस्ट रितिन खन्ना ने कहा है मालवा के 30 सीट्स में एवरेज 15,000 वोटर्स डेरा के फॉलोअर्स के हैं। मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में ये नंबर्स डिसिसिव होते हैं। पंजाब में टोटल 117 सीट्स हैं, जिसमें से मालवा रीजन के अंदर 69 सीट्स आती हैं और इस डेरा का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मालवा में ही है। तो ये जो 15,000 वोटर्स हैं, ये लोग किसी भी कैंडिडेट का जीतना और हारना डिसाइड कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि डेरा ने
हर बार किसी अलग पार्टी को सपोर्ट किया है और उसके रिजल्ट पर असर पड़ा है। 2007 पंजाब इलेक्शंस में डेरा ने कांग्रेस को सपोर्ट किया और रिजल्ट ये हुआ कि एसएडी ने ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड 2/3 सीट से हार गए। फिर 2012-14 में बीजेपी और एसएडी अलायंस को सपोर्ट किया। उसके बाद फिर से 2017 में बीजेपी और एसएडी अलायंस को सपोर्ट किया। 2014 में हरियाणा इलेक्शंस में डेरा ने खुल के बीजेपी को सपोर्ट किया और जीतने के बाद बीजेपी के 47 एमएलए में से 19 एमएलए राम रहीम को पर्सनली थैंक यू बोलने के लिए गए थे। आप खुद सोच के देखिए कि एमएलए पीएम कैंपेन ट्रायल छोड़ के एक बाबा को थैंक यू बोलने जा रहे हैं। और इतने तो आप भी समझदार हैं और हम भी समझदार हैं कि ये विजिट, ये जाके थैंक यू बोलना कोई रिलीजियस, कोई स्पिरिचुअल विजिट तो था नहीं। और चौथी बात आती है दलित एंगल। अब ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट है कि पंजाब के जो मालवा बेल्ट है उसमें डेरा का सबसे स्ट्रॉन्ग जो होल्ड है वो दलित्स पर है। उनके फॉलोअर्स में सबसे ज्यादा संख्या दलितों की है। पंजाब में 32% दलित पॉपुलेशन है और दलित्स हमेशा से एक हिस्टोरिकल डिसीसिव वोट बैंक रहा है। और ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल, ये सब दलित वोट्स को खींचने के लिए डेरा में हमेशा से जाते रहे हैं। अकेले पंजाब में 40 लाख से ज्यादा वोट बैंक हैं डेरा के पास। और 2007 में एक पार्टी के पूरे रीजन की जीत डेरा के शिफ्ट से ही आई थी। और हमारी पॉलिटिकल पार्टीज तो हमेशा से डेरा में जाती रही हैं। तो इसीलिए इस कन्विक्ट की पेरोल सिर्फ एक का मैटर नहीं है, ये डायरेक्टली इलेक्टोरल मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई है। और यही वो कॉन्टेक्स्ट है जिसमें पेरोल्स की टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। वही पेरोल्स की टाइमिंग जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताई थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा कन्विक्ट है, इसने मर्डर की भी कंस्पिरेसी की है, तो इसको इतनी जल्दी पेरोल या फरलो मिल कैसे जा रही है। अब चलते उसी लूप होल्स पर जिनकी वजह से ये बंदा इतनी जल्दी और इतनी करेक्ट टाइमिंग पे पेरोल पे बाहर आ जाता है। तो इस सब को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये समझना होगा कि पेरोल आखिर मिलती कैसे है। हर स्टेट के अपने अलग अलग पेरोल के लॉ होते हैं। ऐसे ही हरियाणा का अपना एक 1988 का पेरोल का लॉ था, उसके अंदर रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट थे। फिर अप्रैल 2022 में जाके एक नया कानून आया, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर टेम्पररी रिलीज एक्ट 2022। इस नई एक्ट के अंदर अगर कोई प्रिजनर अच्छा बिहेवियर मेंटेन करता है तो वो रेगुलर पैरोल के लिए एलिजिबल हो जाता है। और इस लॉ के अंदर एक प्रिजनर को, एक अच्छे प्रिजनर को कितनी पैरोल मिल सकती है, एक कैलेंडर ईयर में वो 10 वीक्स की पैरोल ले सकता है, वो भी 2 पार्ट्स में। अब इस पैरोल के लिए या तो अप्लाई करेगा प्रिजनर या फिर उसके फैमिली मेंबर। और इस पैरोल को अप्रूव कौन करेगा, वो डिविजनल कमिश्नर उसको अप्रूव कर देगा। टेक्निकली ये एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस है। अब आप नोटिस करोगे ये लॉ आया था अप्रैल 2022 में और राम रहीम को पहली पैरोल मिलती है जून 2022 में, सिर्फ 2 महीने बाद ही। अब इस मुद्दे पर गवर्नमेंट का कोर आर्गुमेंट क्या है वो समझ लेते हैं। इस मुद्दे पर गवर्नमेंट का कोर आर्गुमेंट ये है कि राम रहीम कोई हार्डकोर प्रिजनर नहीं है, इसलिए हम उनको रेगुलर पैरोल दे देते हैं। अब यहाँ से हो जाता है एक लीगल बैटल स्टार्ट। एसजीपीसी जो एक सिखिज्म की हाईएस्ट रिलीजियस बॉडी है, उसने कोर्ट में मल्टीपल टाइम ये आर्ग्यू किया है कि राम रहीम को फरलो या फिर पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि वो एक हार्डकोर प्रिजनर है, क्योंकि वो कन्विक्ट है, क्योंकि वो कन्विक्ट है, तो वो हार्डकोर प्रिजनर की श्रेणी में ही आने चाहिए, इसलिए उनको पैरोल नहीं मिलनी चाहिए। अब हरियाणा सरकार ने जो नया पैरोल वाला लॉ लाया था, उस एक्ट के सेक्शन 2 के 1 G में कन्विक्टेड हार्डकोर की डेफिनेशन दी गई है, जिसमें सीरियल किलर्स, टेररिस्ट, यूएपीए कन्विक्ट्स आते हैं। ऐसी कैटेगरी के प्रिजनर्स को पैरोल के लिए एलिजिबल नहीं किया जाता है। और यही एग्जैक्टली एसजीपीसी जो सिखिज्म की हाईएस्ट रिलीजियस बॉडी है, उसकी आर्ग्यूमेंट थी कि ये तो कन्विक्ट है और ये कन्विक्ट है, तो इनको पैरोल कैसे मिल जा रही है। अब इस बात पे हरियाणा गवर्नमेंट ने अपना क्या आर्ग्यूमेंट दिया है। हरियाणा गवर्नमेंट कोर्ट में सबमिट करती है कि राम रहीम जो है वो हार्डकोर प्रिजनर इसलिए नहीं है कि राम रहीम के 2 मर्डर कन्विक्शंस को स्लिंग नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उन्होंने खुद वो 2 मर्डर एग्जीक्यूट नहीं किए थे, तो इसीलिए उनको सेक्शन 120B यानी कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी में रखा जाएगा, न कि सेक्शन 302 में। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऐसे समझ लो कि एक बॉस है, एक कर्मचारी है। बॉस ने कोई ऑर्डर दिया कि उस आदमी को जाके मार दो, और कर्मचारी ने वो आदमी मार दिया, तो कर्मचारी आएगा 302 यानी कि 302 में, और जो बॉस है वो आएगा 120B में।
यानी कि उसने कंस्पिरेसी की और उसने वो जाके एग्जीक्यूट कर दिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट का सिर्फ इतना सा कहना है कि भैया राम रहीम कोई हार्डकोर प्रिजनर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ट्रिगर नहीं दबाया। और इसी मुद्दे को लेकर डेक्कन हेराल्ड के एक एडिटोरियल ने साफ पूछा कि कन्विक्शन वाला आदमी हार्डकोर प्रिजनर नहीं है, तो फिर ये डेफिनेशन, फिर ये लॉ किसके ऊपर अप्लाई होता है। अब इसके ऊपर एक और लेयर आती है, जो एसजीपीसी है वो सिर्फ एक बार कोर्ट में नहीं गई इस केस को लेके, वो मल्टीपल टाइम कोर्ट में गई है। और 29 फरवरी 2024 पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में एक बेंच बैठी थी। एक्टिंग चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह और जस्टिस लपिता बनर्जी, ये दोनों एसजीपीसी की पिटीशन सुन रहे थे। और कोर्ट के सामने रखा गया वो पैरोल का पूरा चार्ट, हर बार की डेट्स, हर बार की ड्यूरेशन, और कोर्ट ने वो देखा। और कोर्ट के एग्जैक्ट वर्ड्स में आपको कोट करके बताता हूँ। द सेम मेक इंटरेस्टिंग रीडिंग, कीपिंग इन व्यू द बैकग्राउंड एंड द एंटीसीडेंट्स ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 9 हु हैज कन्विक्शन इन 3 केसेस अगेंस्ट हिम। ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं जजेस के। इंटरेस्टिंग रीडिंग, और ये सब क्रिटिकल लैंग्वेज कोई जज यूज नहीं करता, तो उनको भी पता था कि ये चल क्या रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसी लैंग्वेज का यूज किया था उस टाइम पे। अब एक मिनट यहाँ पे रुको, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। कोर्ट ने ये स्पेशली नोटिस किया था कि एसजीपीसी की पिटीशन जनवरी 2023 से पेंडिंग थी कोर्ट में। नोटिस ऑफ मोशन भी इश्यू हुआ था। मतलब हरियाणा गवर्नमेंट जानती थी कि कोर्ट इस मैटर को देख रहा है, और फिर भी पिटीशन पेंडिंग रहते हुए भी गवर्नमेंट ने जुलाई 2023, नवंबर 2023 और जनवरी 2024 में पैरोल्स दिए राम रहीम। और इतना सब होने के बाद कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया? कोर्ट का ऑर्डर था, स्टेट अथॉरिटीज shall not consider his case of grant of further parole till orders without the permission of this court। मतलब ये है कि अगर अब से कोई भी पैरोल या फिर कोई भी फरलो देनी है तो उससे पहले कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। जो प्रोसीजर नॉर्मली ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है कोर्ट जाना है या नहीं जाना, बट इस मैटर में कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया हरियाणा गवर्नमेंट के लिए कि हमें एफिडेविट फाइल करके दो कि इतने और कितने प्रिजनर्स हैं जिन पर 3 कन्विक्शंस हैं और उनको भी इतनी ही इजीली पैरोल मिल गई है, और वो एफिडेविट पब्लिक नहीं हुआ। अगस्त 2024 में ये सारी रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और हाई कोर्ट ने एसजीपीसी की पिटीशन डिस्क्लोज कर दी, ये कहते हुए कि जितने भी पैरोल के एप्लीकेशंस हैं वो विदाउट फेवरिज्म के ही कंसिडर किए जाएंगे। मतलब सिर्फ रिस्ट्रिक्शंस हटी और पैरोल फिर से चालू। अब आप एक चीज नोटिस करो कि कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस तो हटाई पर साथ ही एक वार्निंग भी दी कि फेवरिज्म नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हें वो बात बताता हूँ जो स्क्रिप्टेड डिबेट्स में नहीं मिलेगी। पैरोल का असली मतलब क्या होता है? पैरोल एक इंसान को क्यों मिलती है? पैरोल किसी कैदी को तब दी जाती है या तो उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो या फिर किसी बीमार रिलेटिव को देखने जाना हो। इन सारे केसेस में पैरोल आसानी से मिल जाती है। अब आप एक चीज देखो कि राम रहीम को जब पैरोल मिली तो वो कहाँ गया? ज्यादातर वो ओकेजन्स पे रहा है, जैसे यूपी के बागपत जिले में उसका एक डेरा है, वहां पे मतलब जेल से निकले। हालांकि जेल में भी उनको आराम ही होगा, नो डाउट, जेल में तो एकदम बढ़िया जीवन जी रहे होंगे। वहां से निकले, अपने डेरे में गए, भक्तों के साथ बैठे, सत्संग किया, अच्छा टाइम पास हो गया। और राम रहीम से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं उठे हैं। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो सिखिज्म की हाईएस्ट रिलीजियस बॉडी है, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। एसजीपीसी प्रेसिडेंट हरजिंदर सिंह धामी ने पब्लिकली कहा है बीजेपी गवर्नमेंट ने पंजाब इलेक्शंस के पॉलिटिकल गेम के लिए फरलो दिया। अक्टूबर 2024 में इलेक्शन से 5 दिन पहले कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने डिमांड की कि राम रहीम को इलेक्शंस के दौरान पे पैरोल ना दी जाए। और विक्टिम्स के जो सपोर्टर्स हैं वो अब तक कोर्ट्स में एक्टिव हैं। अब आते हैं हम उस पार्ट पर जो इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे कंफ्यूजिंग हिस्सा है। अक्टूबर 2024 के बाद 2 अलग अलग हेडलाइंस आई, जिनमें पहली कहती थी कि डेरा का इन्फ्लुएंस फेल हो गया, बीजेपी हार गई, और दूसरी कहती थी कि डेरा के इन्फ्लुएंस की वजह से बीजेपी जीत गई हरियाणा में। और ये दोनों बातें सच भी हैं। आइए समझते हैं कैसे सच है। 5 अक्टूबर 2025 को हरियाणा इलेक्शंस का रिजल्ट आता है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट जो डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर है, यहाँ पे 5 असेंबली सीट्स हैं। बीजेपी यहाँ पर एक भी सीट नहीं जीत पाई और वहीं कांग्रेस ने यहाँ पे 3 सीटें जीत ली। और फिर फतेहाबाद जहाँ पे डेरा का स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, वहां पे 2019 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी, वो भी चले गई। अब बीजेपी तीनों सीट हार चुका था। तो अब अगर कोई ये बोलेगा
कि बीजेपी ने सपोर्ट किया, बीजेपी ने राम रहीम को पैरोल दिलवाई, बीजेपी ने फरलो दिलवाई, तो ये जो वोटिंग का रिजल्ट है ये उस चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि अगर इतना ही सपोर्ट बीजेपी का था तो बीजेपी तीनों सीट्स नहीं हारती। अब हम इस चीज को थोड़ा और गहराई से देखते हैं क्योंकि यही वो लेयर्स हैं जिनको ज्यादातर लोग डिस्कस नहीं करते, हम करेंगे। हरियाणा इलेक्शंस 2024 में बीजेपी जीत गई। ओवरऑल 47 सीट्स, 47 सीट्स बीजेपी जीत गई थी। ट्रिब्यून इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार डेरा ने बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए अपनी एक गैदरिंग की और उसमें उनका एक साफ मैसेज था कि जहां से बीजेपी कमजोर है वहां पे उनको वोट करो और उनको जिताओ और कांग्रेस को किसी भी सीट पर सपोर्ट मत करो। ये डायरेक्ट वर्ड्स थे डेरा के जो इलेक्शंस के टाइम पे दिए गए थे। और जब डेरा ने बीजेपी को इंडिपेंडेंटली सपोर्ट करने के लिए बोला अपने फॉलोअर्स को, और इसीलिए जो बीजेपी की अलाइन सीट थी उन पर वो जीत गए। और मैं एक और चीज बता दूं जो बहुत कम लोग जानते हैं, 3 अक्टूबर को डेरा ने एक गैदरिंग रखी थी जिसमें बीजेपी को खुल के सपोर्ट करने के लिए उन्होंने वो गैदरिंग रखी, बट इलेक्शन कमीशन ने उनको मना किया हुआ था कि वो कैनवासिंग नहीं कर सकते और पब्लिकली सत्संग नहीं कर सकते जिससे वो अपने फॉलोअर्स को इन्फ्लुएंस करके किसी एक पार्टी को वोट दिलवा सकें। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को खारिज कर दिया कि पब्लिक गैदरिंग अब नहीं होगी। इसीलिए कांग्रेस ने 30 सितंबर को इलेक्शन कमीशन को जो लेटर लिखा था उसमें उन्होंने यही बोला था कि पैरोल मत दो, ये बंदा पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, खारिज कर दी गई और राम रहीम को पैरोल मिली और उसने लोगों को दबा के इन्फ्लुएंस किया। अब हम यहाँ उस सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी सवाल है, क्या कानून फॉलो हो पा रहा है? टेक्निकली हाँ, लेकिन जैसा मुझे लगता है कि कानून की एक स्पिरिट होती है कि पैरोल इस केस में मिलनी चाहिए कि फैमिली इमरजेंसी हो, कि बीमार पड़ गया हो या फिर सोशल रिहेबिलिटेशन का मामला हो। क्या ये बंदा हर बार इसी चीज के लिए रिलीज हुआ? बिल्कुल भी नहीं। ये बंदा रिलीज हुआ और जाके अपने डेरों में वर्चुअल सत्संग करता रहा और दुनिया भर के लोगों को इन्फ्लुएंस करता रहा और आज भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। और सवाल यही पैदा होता है, क्या कोई आम कैदी जिसके पास कोई पॉलिटिकल बैकअप नहीं है, जिसकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं है, क्या उसको इतने टाइम के लिए, इतना ही स्मूथ, इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए पैरोल मिल सकती है? मुझे तो नहीं लगता किसी कैदी को आज तक मिली हो या फिर इन फ्यूचर मिले जिसकी कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं हो, जिसके पास फॉलोअर्स नहीं हो, जिसके पास फैन बेस नहीं हो। मुझे तो नहीं लगता मिल पाएगी। तो देखो, ये वीडियो कोई नफरत फैलाने के लिए मैंने नहीं बनाई, ये सिर्फ मैंने सवाल पूछने के लिए बनाई है क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी और सवाल पूछना हर इंसान का हक है। विक्टिम्स जो है वो अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। एसजीपीसी अभी भी कोर्ट्स में लड़ रही है और वो आदमी 16 बार जेल से बाहर आ चुका है बिना किसी इमरजेंसी के, बस अपने फायदे के लिए। और अगर कानून सबके लिए बराबर है तो न्याय हमें दिखना चाहिए, और अगर हमें न्याय नहीं दिख रहा है तो सवाल पूछना हमारी जिम्मेदारी है। तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो कहीं भी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ है तो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर मैं बात करता रहूंगा, मैं बोलूंगा जब तक सरकार, जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुन लेती, मैं बोलूंगा। और अगर कोई आपको अपने विचार व्यक्त करने हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अपने प्यारे प्यारे विचार, अपने कटु वचन, जो कुछ भी आपके मन में है सब आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सबका जवाब देने की। आपके लिए बहुत सारा प्यार। जय हिंद।